चूंकि भारत के संविधान के तहत जो अंकित है हमारे लिए स्वशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पेशा कानून जिस तरीके से भूरिया कमेटी ने बनाया है, वैसे ही आप देखिएगा संविधान में आर्टिकल 283, आर्टिकल 283A या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत जो नॉर्म्स लिखे गए हैं, जो स्वशासन को मानने वाले रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग जो हैं वो लगातार संघर्ष किए हैं और 24 दिसंबर 1996 में ये लागू हुआ था संसद भवन में। ये किसी को सौगात में ये हेमंत सोरेन जी नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के पास विकल्प नहीं है अब कि ये धर्मांतरित ईसाइयों को, मैंने कहा है कि ईसाई बोलिए चाहे मुसलमान को बोलिए, ये दोनों की सरकार है। उनको खुश कराने के लिए वो अगर कह रहे हैं आप कि वो 24 दिसंबर को लेके आए, तो ये उन लोगों की साजिश है जो कि पुनः गुमराह करना चाहते हैं झारखंड के तमाम मासूम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले उन जनताओं को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। इनकी कुबत नहीं थी इस सरकार के, न मंत्री की, न विधायक की, न यहाँ के सीएम की कुबत नहीं थी कि वो पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू कर सके। यहाँ पे बालू माफिया, यहाँ पे पत्थर माफिया, यहाँ पर बॉक्साइट माफिया, यहाँ पे जमीन माफिया हावी है और इन लोगों के दलाल प्रवृत्ति के लोगों से सराउंडिंग्स में घिरे हुए माननीय मुख्यमंत्री अपने आप का रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और उनको डर सता रहा है कि अगर आप लोगों के समक्ष में अगर पेशा अधिनियम 1996 का पूरा अगर कहानी आपको बताएंगे, नियमावली बताएंगे, तो शायद उनके सबसे प्रिय लोगों को चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। इसीलिए इस क्रिसमस के समय जो विदेशी धर्म को मानने वाले, विदेशी ताकत को बढ़ाने वाले का सपोर्ट करने वाला ये सरकार को आज आघात पहुंचा है और उनके अनुयायियों का दिल जो है कचोट रहा है कि आज जो हम लोग नाचने का, डेगने का, प्रभु यीशु का जन्म मनाने का दिन में आज उनका जो कहा जाए तो आघात जो पहुंचा, लोग लगातार इन लोगों के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, लगातार ये लोग हस्तक्षेप करते रहे हैं। ये लोग कौन है? धर्मांतरित लोग हैं जो हस्तक्षेप किए हैं। आज उनके लिए सबसे बड़ा मुंह में तमाचा पड़ा है। अगर इस सरकार के तहत आने वाला अगर ईसाई और मुसलमानों का सपोर्ट के माध्यम से अगर किसी भी तरह का अगर संशोधन किए होंगे तो याद रखिएगा इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को हिला देंगे हम, खुद घुसेंगे और हेमंत सोरेन को घसीट के निकाल करके कहेंगे कि यही हमारा सबसे बड़ा वाला दलाल है, हमारा आदिवासी समुदाय को भटकाने वाला यही है जिसको कुर्सी से उठा करके उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो हमारे लिए वो जगह शायद वो नहीं दिए होंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि जब हमारा धरातल में लागू हो जाए उसके बाद हम ये तय करेंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि गांव-गांव में हमारे लोगों को माफियाज लोगों ने दबा दिया है, कुचलने का काम किया है। चाहे जमीन दलाल हो, चाहे पत्थर दलाल, माइंस के दलाल हो, कोयला माफिया हो। मैंने बोला लगातार इस झारखंड राज्य में अगर इतना ही बड़ा हितैषी होते तो क्यों ये हस्तक्षेप करने का इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? ऐसा था तो यहाँ पे भी हस्तक्षेप किया गया था। डीआईजी ग्राउंड के उन रैयतों का क्या आज कह रहे हैं कि भाई मैंने किया। अगर आज हस्तक्षेप नहीं करता अगर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना, तो शायद हमें और कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। हम तहे दिल से हम इस भारत के संविधान की आत्मा को हृदय से एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं उन सभी पदाधिकारियों को जो शीर्ष में बैठे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि आज भी न्याय के मंदिर में हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग विद्यमान नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड से हो चाहे पूरे भारत से हो, आदिवासी समुदाय हर फील्ड में अभी हमारा पीछे है। और जो
हमारे सिस्टम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब समय आ गया है जवाब देने का। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम सभा के माध्यम से ये अंकित किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन आदिवासियों के लिए अलग कॉलम बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत के संविधान से पहले भी हमारा कॉलम था और संविधान के बाद भी हमारा कॉलम रहा है। जनगणना 1961 की जब होती है तो उस समय की सरकार जो है हमारा कॉलम हटा देती है और लगातार जो कांग्रेस की सरकार को मैं ढिशुम ढिशुम मारने का काम करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि ये लोग दलाल प्रवृत्ति के रहे हैं। ये लोग हमारे भारत देश को पूरी तरीके से विदेशियों के हाथों में सौंपने का गांधी परिवार ने प्रण लिया था और ये मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठने वाले दलाल प्रवृत्ति के हमारे बीच में मौजूद, जो कि पूरे भारत देश को गुमराह करने वाले राहुल बाबा से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है इस देश का मूल मालिक? क्यों हमारा 29 सालों तक हम अनभिज्ञ रहे? अगर अनभिज्ञ रहने के बावजूद अगर महागठबंधन की सरकार अगर साजिश रचती है तो उनके साजिशों को तार तार करने के लिए हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत का संविधान का सम्मान करते हुए आज तक बर्दाश्त करते हुए रहे हैं। लेकिन हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अस्मिता के साथ या तो फिर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, जो भारत देश में संस्कृति के रूप में भारत देश जाना जाता है, संस्कृतियों के देश के रूप में, तो हमारी वजह से जाना जाता है। अगर हम नहीं होते, आदिवासी नहीं होते, तो शायद नहीं जाना जाता। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने संशोधन कराया होगा तो भारत के संविधान में भी आर्टिकल स्वशासन को अंकित करने वाला, सुरक्षित रखने वाला जो आर्टिकल्स मैंने बताया कि 283 आर्टिकल 283A, आपको ये पढ़ना होगा। और आपको पढ़ना होगा अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्या होता है। 5वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए है, ना कि धर्मांतरितों के लिए। उनके लिए तो ऑलरेडी ईसाई का कॉलम है। ईसाई में जाति नहीं होती है। अगर जाति वाले अगर धर्मांतरित कर चुके हैं, आपको मानना नहीं मानना अलग बात होता है। इस भारत देश में किसी भी धर्म को, समुदाय को आप सम्मान दे सकते हैं, मान दे सकते हैं। लेकिन अगर चले जाते हैं मुसलमान में, तो हमारे लोग भी तो मुसलमान हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्या आरक्षण खा रहे हैं? क्या हिंदू बने हैं हमारे लोग? तो हिंदू खा रहे हैं। इस भारत के संविधान में हमें सनातनियों के आधार पे सबसे लो कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता है, गरीब कह के दिया जाता है। इन मंदबुद्धियों को बताना होगा कि भारत का संविधान बढ़िया से पढ़िए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ईसाई जो है माइनॉरिटीज के कैटेगरी में आते हैं। और मैंने कल रात में भी पोस्ट किया है कि पूरे भारत देश की संस्कृति अगर सरना सनातन में की है तो एक साथ होकर के क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे कि डिलिस्टिंग की मांग क्यों नहीं कर रहे? अगर विपक्ष के जितने भी बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी के सांसद है, क्यों नहीं इस बात को प्रखरता से उठा रहे? क्योंकि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी चलता हुआ सत्र को भंग करवा दिया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के चलता हुआ स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो सत्र था, उनका सरकार को हिलाने का काम पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने किया था। और लगातार उनके बाद का राजनीति देखिए, लगातार मिशनरियों का मिशन, जो कि पैसे से बहुत ज्यादा धनबल और शिक्षा का लोभ और प्रलोभन देकर के चंगाई के माध्यम से, कभी ये लोग कहते हैं कि अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, और जो है गूंगे सुनने लगेंगे, और जो है मुर्दे सो जाग जाएंगे। तो इन लोगों को बैठा देना चाहिए हर एक अस्पताल के बाहर, या फिर जहां जहां लाशें जा रही हैं, सारे कब्रिस्तान कहिए या तो फिर शमशान घाट कहिए, वहां बैठा देना चाहिए इन लोगों को और वहां चंगाई करवाना चाहिए। औकात इनकी पता चल जाएगी लोगों को। इन लोगों ने गुमराह करते हुए पूरे भारत देश में अंधविश्वास फैलाने का काम ये मिशनरियों के मिशन के माध्यम से पूरे भारत में कब्जा करने के लिए इन लोगों के द्वारा फैलाया गया है। इन लोगों का मिशन अब कमजोर हो चुका है, ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक बात जो कि लगातार आदिवासियों को, ये जंगल का कहने वाले लोगों के लिए भी ये पेशा अधिनियम कानून मुंह पे तमाचा मार दिया है। 48 घंटा
ये प्रशासन को 48 घंटा देना होगा, कारण बताना होगा 48 घंटों में कि किस लिए आप जो है ग्रामवासी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना होगा, तभी ग्राम से आप उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। लगातार हमें ये कह दिया जाता था कि हम क्रिमिनल हैं, हम जंगल वाले हैं, हम विकास के विरोधी हैं, तो ये हम ग्राम सभा के माध्यम से कहेंगे कि विकास चाहिए हमको, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आज भी इस देश का मूल मालिक जो है शिक्षा के लिए वंचित है, स्वच्छ पानी पीने के लिए वंचित है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड राज्य में महज 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट होती है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती है। बहंगा से उसको लेके गांव से पहाड़ से लेके आते हैं जहां पे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, वहां पहुंचते जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। आप देखिएगा वो घटना है गुमला का। गुमला महज 100 किलोमीटर है रांची से, महज 95 से 100 किलोमीटर है। क्या ऐसी मजबूरी है इस सरकार की? अगर उपलब्धि की बात करता है, 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, उनके पिता भी स्वर्गीय दिशम गुरुजी भी इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे, लेकिन दुर्भाग्य है 25 साल के बाद उनका देहांत होता है तो 10 कर्म करने के लिए उनके बेटे और उनका परिवार जब गांव जाता है तो पूरा देश देखा कि 10 दिनों में वो नेमरा में, उनका गांव का नाम है नेमरा में, वो बिजली लेके आते हैं, सड़कों का निर्माण करवाते हैं। 10 दिन में वो अपना गांव ठीक कर सकते हैं, तो वो 25 सालों में 25 गांवों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किए? ये प्रश्न चिन्ह बनता है। वर्तमान के ठगा सरकार, आदिवासियों को छलने वाला सरकार, आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक सरकार को मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि आप 25 सालों में 25 गांव आपने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आप देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कर की आदिवासी अस्मिता को शर्मसार करते हैं। चाईबासा में एक पिता जो बेबस अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को वो झोला में लेके जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, और यहाँ की निर्लज्ज सरकार के माननीय मंत्री साहब जो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को प्रलोभन देखने के माध्यम से कहिए या तो सरकार का दुरुपयोग करने के माध्यम से कहिए, एक तरफ हमारे गरीब पिता का अपमान कर रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका पैंट मैं खोलते रहूंगी, क्योंकि उसको बेइज्जत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कौम के लिए राजनीति नहीं की जाती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे इस झारखंड राज्य का माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, किसी एक धर्म की राजनीति नहीं होती है। मैं कहना चाहती हूं कि इरफान अंसारी साहब 3 लाख रुपया का पैकेज आप बिहार से बुला करके अपने कौम की बेटी को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। इस झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो आदिवासियों का राज्य में आप माननीय मुख्यमंत्री के चेले बन के जो घूम रहे हैं, झोला टांगने का जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जो खैरात में आपको गद्दी मिला है चमचागिरी करने के लिए, तो ये आला लगा के डॉक्टर बनने से नहीं होता है। थोड़ा सेवा भाव भी रखिए। फोटो खिंचा करके रील्स बनाने से आपको माननीय का दर्जा हम नहीं देंगे। अगर आदिवासियों से माफी आप नहीं मांगेंगे तो लगातार आपका बेइज्जत जलील करने का काम ये आदिवासी बेटी करने का काम करेगी। और मैं कहती हूं कि आइंदा से आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाए, और आदिवासी का पैसा ही न खा रहे हैं जी, बाप का कुर्सी पे दोनों राज कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी विधायक है, भाई विधायक है, उनके मरहूम भाई की पत्नी विधायक रही, लेकिन उनका गांव 25 साल बाद जीर्णोद्धार होता है। तो ऐसे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा है, वो आदिवासियों का हितैषी कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारे लिए पेशा अधिनियम कानून जब तक धरातल पे लागू नहीं होता है तब तक हमारे लिए ये चैलेंजिंग है, और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उलगुलान करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। इस पुत्र है, मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके पुत्र हैं और उनके बारे में आप मुझे बता दीजिए। ये भारत देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, आपने कभी उनको आंदोलन करते देखा?
चाहे वो स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे यहाँ के वृद्धाओं के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे जो हमारे गाँव में पानी, जो स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इसकी बात कीजिए। उन्होंने क्या काम किया? अपने पिता के खैरात में मिलने वाला जो हम लोगों ने आदिवासी बेटा बोल करके जनता के द्वारा, जनता के लिए चुन करके लेके आए, लेकिन लगातार बिचौलियों के साथ है। देख लीजिए ना, एक आदिवासी बेटा को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। उनका जो हत्या हुआ था उसके पीछे का नाम था पंकज मिश्रा। उनका पत्थर का कारोबारी है। अब देखिए कि इससे पहले और एक बेटी की हत्या हुई थी, रूपा तिर्की, एग्जैक्टली। तो इन लोगों के बीच का व्यक्ति कैसा हो सकता है जो लगातार, आप कह रहे हैं कि फर्जी लोगों के साथ फर्जी मुख्यमंत्री? बिल्कुल फर्जी लोगों के साथ इस झारखंड राज्य को छलने वाला फर्जी माननीय मुख्यमंत्री है, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई आंदोलन नहीं किया है इन्होंने, कोई कार्य नहीं किया है। आज तक किसी को रक्तदान करने के लिए भी नहीं गए हैं। अगर किए भी होंगे तो 1 या 2 बार किए होंगे, स्कूल परिया में किए होंगे या तो 1-2 परिया में किए होंगे, हमको नहीं लगता है।